गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास 12th लेट हो गए आज काम भेजने में। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो अपना 8 चैप्टर ख़त्म हो गया था, डी एंड एफ ब्लॉक। अभी स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड पहले ही कंप्लीट हो चुका है। ठीक है भाई, तो लेट्स स्टार्ट अपना चैप्टर नंबर 3। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो चैप्टर का नाम ही है क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मतलब आप एक प्रकार से यूज़ कर सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और केमिस्ट्री तो यूज़ काम करती है किनके साथ, केमिकल्स के साथ। तो यहाँ पे आप ले सकते हो इसको एक एज सच की केमिकल एनर्जी। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में जो रिलेशन है ना, कि केमिकल से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बना सकते हो। ये कब होता है, जब आप रेडॉक्स रिएक्शन करवाते हो। तो उस टाइम पे जब ये काम होता है तो उसके अंदर का रिलेशन देखना कि कितने अमाउंट में मैं कोई केमिकल लूँ तो कितनी एनर्जी मिल रही है, या कितनी एनर्जी दे के मैं किसी केमिकल को तोड़ सकता हूँ। तो इस प्रकार से जो हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं, उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को बोलते हैं हम इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद एज सच डेफिनेशन याद करनी है, कर सकते हो, पेपर में आने का नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम साथ साथ पढ़ते हैं कि पेपर में क्या आएगा या कैसे क्वेश्चन आएगा, तो एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी आगे पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें सबसे पहले पढ़ना है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, या इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, तो इलेक्ट्रोलिसिस हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के साथ पढ़ा दिया था, लेकिन यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं, रिकॉल हो जाएगा बच्चों को। तो देखो, जैसे एक बीकर है भाई, ठीक है, कोई भी वेसल है, उसके अंदर हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है। क्या डाल रखा है, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, करो याद। इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन क्या थी, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको हम वाटर में ऐड करें और वो पानी में टूट जाए, सॉरी आयंस में टूट जाए, है ना। तो हमने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। इसके अंदर हम 2 मेटल की रोड लगा देते हैं ताकि वो बिजली कंडक्ट कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके, इसलिए यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रोड लगा दी या कंडक्टिंग रोड लगा दी। उन कंडक्टिंग रोड्स को हम यही बोल देते हैं कि वो क्या है, मेटल की बनी हुई है। यहाँ पे हमने लगा दिया एमीटर और इसको इससे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे ये बैटरी लगा दी, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ये क्या है, बैटरी। ठीक है, अब ये वाली जो रोड है, जो राइट साइड वाली होगी, इसको हम क्या बोलते हैं हमेशा ही, कैथोड, और लेफ्ट वाले को क्या बोलते हैं, एनोड। एनोड क्या है, पॉजिटिव, और जो कैथोड है वो क्या है, नेगेटिव। अब कैथोड नेगेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो कैथोड से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका सारा सिस्टम देख लिया है। और इसके अंदर मान लिया जो हमने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, वो मान लिया डाल दिया क्या, NaCl। अब देखो भाई, जब हम इसमें यहाँ से बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो बैटरी क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पास, ये काम है बैटरी का। उससे क्या होगा, ये करने से क्या होगा कि जो केमिकल है, केमिकल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन। किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, इनटू आयंस, वो अपने आयंस में टूट जाएगा। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। कि जब आप ब्रेक डाउन कर देते हो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को उसके आयंस में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो जैसे NaCl है यहाँ पे, तो NaCl हो किस में टूट जाएगा, Na+ और Cl-। तो ये इसके आयंस है। आयंस क्या होता है, जिनके ऊपर क्या होता है, चार्ज, प्लस या माइनस। तो आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब ये तो हो गया इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है। अब ये जो पूरी प्रोसेस है हमें इसमें देखना कि कहाँ पे क्या हुआ है। तो देखो क्या कह रहा है कि जब Na+ जो बन गया टूट के, वो Na+ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है। इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है, गेन, और क्या बन जाता है, Na। यहाँ पे था ये आयन, यहाँ पे क्या बन गया, ये एटम, है ना, एटॉमिक फॉर्म में आ गया। अकेला होता है Na एटॉमिक फॉर्म में, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता वो एटॉमिक फॉर्म होती है, जिसके ऊपर चार्ज होता है वो उसकी आयनिक फॉर्म होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले लिया, वो इलेक्ट्रॉन उसने लिया जो बैटरी है, वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, बैटरी क्या देती है, इलेक्ट्रॉन्स देती है। ठीक है, तो यहाँ से
पॉजिटिव से तो नेगेटिव क्या चलता है, करंट, नेगेटिव से पॉजिटिव क्या चलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलते रहेंगे। अब बैटरी अपने इलेक्ट्रॉन क्यों खत्म करेगी वो हम आगे देख लेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स टोटल बैलेंस कहाँ से हो जाते हैं। तो जो Na है इसके ऊपर चार्ज क्या है, प्लस, तो ये एनोड पे सॉरी कैथोड पे जाके बैठेगा। कहाँ पे जाके बैठेगा, कैथोड पे, क्योंकि कैथोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज, क्या हो रहा है भाई, कोई नहीं, चलो पॉजिटिव चार्ज है Na पे, Na अपने पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पे जाके बैठेगा जो कि है कैथोड। तो यहाँ पे कौन जमा हो जाएगा, आपका Na सोडियम जमा हो जाएगा। फिर जो Cl नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और क्या बन जाएगा, Cl रेडिकल। Cl क्या बन जाएगा यहाँ पे, रेडिकल। अब Cl रेडिकल क्यों बना, ठीक है, और यहाँ पे प्लस आएगा, पता नहीं ध्यान कहाँ है, चलो सॉरी भाई इसके लिए। Na प्लस इलेक्ट्रॉन लेके Na बन जाएगा और Cl इलेक्ट्रॉन लूज करके, देखो Cl माइनस का मतलब क्या है कि अभी इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 18। तो 18 को कैसे लिखेंगे, 288, ठीक है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो वो क्या हो गया 287। तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, क्या होते हैं, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है। और ये स्टेबल भी नहीं है अभी, ठीक है, नॉट स्टेबल। स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि जो Cl होता है वो Cl2 की फॉर्म में स्टेबल होता है। Cl2 की फॉर्म में पाया जाता है ना, एटॉमिक फॉर्म इसकी, या जो मतलब मोलिकुलर फॉर्म में पाया जाता है, ये अकेला नहीं पाया जाता एटॉमिक फॉर्म में, तो इस फॉर्म में पाया जाता है। तो ये Cl रेडिकल बनता है जब अकेला होता है, ठीक है भाई। तो ये Cl रेडिकल बन गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्राइमरी चेंज। क्या बोलते हैं इन दोनों प्रोसेस को, प्राइमरी चेंज। तो हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी चेंज क्या है, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो वहाँ पे 2 चीज होते हैं, जरूरी नहीं दोनों हो, पर प्राइमरी चेंज जरूर होता है। प्राइमरी चेंज में क्या होता है कि आप लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हो। प्राइमरी चेंज में क्या होता है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और की जगह एंड कर लो, दोनों ही काम होते हैं, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये होता है प्राइमरी चेंज में। प्राइमरी चेंज इतना सा है। फिर उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी चेंज में Na तो एटम बन गया, क्या बन गया, ये स्टेबल है अपनी सी फॉर्म में, क्या है, स्टेबल। लेकिन ये स्टेबल नहीं है, अभी लिखा था। तो क्या होगा, सेकेंडरी चेंज क्या होता है, सेकेंडरी चेंज इज अकर व्हेन ए स्पीसी और एटम और आयन इज नॉट स्टेबल बाय प्राइमरी चेंज। जब प्राइमरी चेंज के द्वारा, जब प्राइमरी चेंज हो गया लेकिन फिर भी वो स्टेबल नहीं है, तभी सेकेंडरी चेंज होता है। सेकेंडरी चेंज में क्या होगा कि जो Cl रेडिकल है वो ऐसे ही Cl रेडिकल के साथ मिलके क्या बना लेगा, Cl2 बना लेगा। अब सर ये दूसरा Cl रेडिकल कहाँ से आ गया, बेटा जो आपने यहाँ पे NaCl डाला उसमें लाखों करोड़ों Na है, लाखों करोड़ों Cl है। तो जो एक Cl निकला एक NaCl एटम से, जो दूसरे NaCl मतलब मोलिक्यूल से, दूसरे NaCl मोलिक्यूल से एक और Cl निकला, तो वो दोनों Cl आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, Cl2 गैस, और वो निकल जाएगी बाहर। और जो Na यहाँ पे था वो क्या हो जाएगा, सॉलिड, वो जम जाएगा यहाँ पे। तो जो ये Cl था ये कहाँ पे जाएगा, एनोड पे, और वो क्या बन जाएगा, गैस, और गैस बन के बाहर निकल जाएगा। तो आपका Na यहाँ पे रह जाएगा। तो आप ये पढ़ा भी है चैप्टर नंबर 6 में कि इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो अगर हमें Na को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है Na मेटल को, ठीक है, प्योरिफिकेशन में वगैरह में पढ़ रहे थे। तो Na को अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो NaCl से, तो Cl गैस के रूप में निकल जाएगा, Na यहाँ पे जम जाएगा। तो इस तरीके से आप ये यूज़ कर सकते हो, प्योरिफिकेशन मेथड में भी यूज़ होता है, इलेक्ट्रोलिसिस यूज़ करते हैं इसको। तो ये होता है सेकेंडरी चेंज। ये कब होता है, जब कोई एटम आयन मतलब जो भी है अपनी प्राइमरी स्टेट में या प्राइमरी चेंज के बाद वो स्टेबल ना हुआ हो, तो वो सेकेंडरी चेंज होता है ताकि वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। ये उन्हीं के साथ होता है मोस्टली जो मोलिकुलर फॉर्म में पाए जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। अब जैसे Na है वो तो अकेला पाया जाता है, तो ऐसे में ये प्राइमरी चेंज में स्टेबल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके कोई भी एटम, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रोलिसिस का पार्ट। अभी इसी इलेक्ट्रोलिसिस में 2-3 बातें हमें याद रखनी है, ठीक है। प्राइमरी चेंज याद हो गया, सेकेंडरी चेंज याद हो गया, और क्या याद रखना है इसमें कुछ बातें याद रखनी है, ठीक है ना, कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं, ठीक है। पहली बात हमें यही पता होना चाहिए कि कैथोड पे कौन जाएगा और एनोड पे कौन जाएगा, ठीक है। कैथोड की रिएक्शन पता होनी चाहिए और एनोड की रिएक्शन, जैसे हमने पीछे लिखी कि एनोड पे ये रिएक्शन होगी, कैथोड पे ये। तो डायरेक्ट आपसे यही क्वेश्चन आ सकता है कोई भी केमिकल देके कि इसके इलेक्ट्रोलिसिस की एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखो,
ठीक है। दूसरा हमें याद रखना है कि केमिकल चेक करना है कि केमिकल में जो हम भी केमिकल डाल रहे हैं, केमिकल मतलब इलेक्ट्रोलाइट, केमिकल का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोलाइट, वो एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, या वो जो केमिकल है वो मोल्टन स्टेट में है। मोल्टन स्टेट लिखा मिलेगा, मोल्टन स्टेट मतलब एक्वस नहीं है, एक्वस मतलब पानी, है ना, एक्वस नहीं है, ठीक है। अगर एक्वस होगा, ठीक है, एक्वस होगा तो एक्वस का मतलब है H2O, तो H2O भी ब्रेक डाउन हो जाएगा किस में, H प्लस में और OH माइनस में, H प्लस में और OH माइनस में। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लिया जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है, अगर हम लिखते हैं कि ये एक्वस सॉल्यूशन है, क्या है, एक्वस सॉल्यूशन, तो इसका मतलब है कि वहां पे NaCl है और H2O, इसका ये मतलब है NaCl टूटेगा Na प्लस में और Cl माइनस में, H2O टूटेगा H प्लस में और Cl माइनस में, ये हो गया। तो अब देखो ये जो चारों आयन हैं ये उस बीकर में पड़े मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। और मेरा ध्यान कहाँ है, OH माइनस में, सॉरी, H2 टूटेगा H प्लस में और OH माइनस में। तो यहाँ पे कितने, दो तो हो गए एनायन, दो हो गए कैटायन, तो यहाँ पे इनमें क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा। क्या कंपटीशन हो जाएगा, कंपटीशन होगा कि कौन कैथोड पे जाएगा, कौन कैथोड पर जाएगा। ये किस में हो जाएगा कंपटीशन, कैथोड पे जाने वाला ये होगा कैटायंस में, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। या फिर कंपटीशन क्या होगा कि कौन एनोड पर जाएगा, ठीक है। ये किस में होगा एनोड पे जाने का, एनायन में, ठीक है। ए से एनोड, ए से एनायन, एनायन जाएगा एनोड पे, सी से कैथोड, सी से कैटायन, कैटायन जाएगा कैथोड पे, याद रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब दो कैटायन हो गए, दो कैटायन और दो एनायन, तो कंपटीशन हो जाएगा। तो हमें क्या पता सर कि कौन जाएगा उस पे, कैथोड पे, कौन जाएगा एनोड पे। तो इसके लिए देखो एनायंस में तो फिक्स है, एनायंस में आपको 3 ही मिलेंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। एक तो मिलेगा Cl, एक मिलेगा OH और एक मिलेगा SO4 2-, ये 3 ही कैटायन मिल सकते हैं आपको, ठीक है, आपके केमिकल के हिसाब से, इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से। तो आपका Cl जाएगा, Cl और OH में कंपटीशन होगा तो Cl जाएगा, OH और SO4 में कंपटीशन होगा तो OH जाएगा, और Cl और SO4 में होगा तो सिंपल सी बात है Cl जाएगा, अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मिल भी जाए तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि कौन सा कैटायन या एनायन कहाँ पे जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कैटायंस का। अब कैटायंस का क्या याद रखना है, कैटायंस में याद रखना है कि जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पड़ी थी, इसको जो हम इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज बोलते थे 11th क्लास में, इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज बोलते थे ना 11th क्लास में, जहाँ पे हाइड्रोजन बीच में था, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था 0, ठीक है ना, 0 वोल्ट। उससे नीचे तुमने पढ़े थे, 11th क्लास की छाप रहा हूँ ये सीरीज। अब जो 12th की बुक है उसमें देखोगे तो उसमें उल्टा है, ठीक है। जो H से नीचे एलिमेंट बैठे थे उनकी वैल्यू क्या थी, नेगेटिव थी, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसकी वैल्यू क्या थी, नेगेटिव, और ऊपर क्या थी, पॉजिटिव वैल्यू थी, ठीक है। ये 11th की बुक है। और अगर तो अब की 12th की बुक में देखोगे तो हाइड्रोजन वही बीच में, ठीक है, इससे नीचे जो होंगे वो सभी पॉजिटिव होंगे और इससे ऊपर जो भी होंगे वो सभी क्या होंगे, नेगेटिव। तो H से ऊपर जितने भी हैं वो रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है, और ये लेस रिएक्टिव होगी, क्या होगी, ये लेस रिएक्टिव, और जितना ऊपर जाते जाते हैं रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। तो अभी जब कंपटीशन हो गया Na और H के बीच में, एनायन का तो बता दिया ये 3 ही मिलेंगे, इनका बता दिया कौन जाएगा उस पे, एनोड पे, तो Cl जाएगा, Cl और OH का कंपटीशन है तो कौन जाएगा, Cl जाएगा, ठीक है, किस पे, एनोड पे। अब Na और H में कौन जाएगा, इसमें जाएगा आपका H पॉजिटिव, ये जाएगा किस पे, कैथोड पे। क्यों जाएगा, क्योंकि जब आप वो सीरीज देखोगे उस सीरीज में आपको मिलेगा कि Na H से ऊपर है, Na क्या है, H से ऊपर। तो जो भी मेटल्स H से ऊपर होंगे, 12th वाली बुक की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी 12th वाली बुक में देखोगे तुम सीरीज को, तो H से जो भी ऊपर होंगे वो सभी अगर कंपटीशन में होंगे Na के साथ, उनमें से कोई होगा मतलब कंपटीशन में H के साथ, तो H जाएगा। और H से नीचे वाले होंगे, जैसे मान लिया कॉपर आ गया, तो कॉपर और अगर H का कंपटीशन होगा तो कॉपर चला जाएगा किस पे, आपके उस पे, कैथोड पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये याद रखना है कि पॉजिटिव्स का कंपटीशन हो तो कौन जाएगा और नेगेटिव का कंपटीशन है तो ये 3 ही पॉइंट याद रखने हैं।
तो इस तरीके से ये भी आपको मिलेगा बुक में, ठीक है, कि NaCl 2 मिलेंगे आपको। एक तो NaCl मिलेगा मोल्टन स्टेट में, ठीक है, क्या मिलेगा NaCl मोल्टन स्टेट में। जब आप उसकी एनोड और कैथोड की रिएक्शन देखोगे तो एनोड पे आपको मिलेगा Cl और कैथोड पे आपको क्या मिलेगा Na, ठीक है। लेकिन जब इसी का NaCl का एक्वस सॉल्यूशन देखोगे तो एनोड पे तो मिलेगा वही Cl, लेकिन बेटा कैथोड पे आपको मिलेगी हाइड्रोजन गैस। क्या मिलेगी? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी या H मिलेगा आपको। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन आने के बाद ये ध्यान रखना है एक्वस में क्या होता है, और मोल्टन स्टेट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये है। इसके बाद 4-5 क्या दे रखे हैं आपके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ऐसे ही कोई और, जैसे PbBr2 का एग्जाम्पल दे रखा है बुक में, कॉपर का दे रखा है, और H2SO4 डाल रखा है पानी में उसका दे रखा है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने की कौन कैथोड पे जाता है कौन एनोड पे, और वो लर्न करना है उस इलेक्ट्रोलाइट के साथ कि कैथोड पे कौन जाता है एनोड पे कौन जाता है। प्राइमरी चेंज तो सभी में आएगा, सेकेंडरी चेंज किस किस में आता है, तो ये सब याद करना है, ठीक है। और ये था आपका इलेक्ट्रोलिसिस का वर्क, ठीक है भाई। इसके बाद थोड़ा सा और एक चीज़ पढ़ लेते हैं। अगला जो टॉपिक है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो फैराडे साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने कुछ लॉ दिए थे इलेक्ट्रोलिसिस में, तो उन्होंने 2 लॉ दिए थे, ठीक है। फैराडे ने कितने लॉ दिए थे? टोटल 2, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे या जो फैराडे फर्स्ट लॉ है वो क्या है? वो बोल रहा है, अभी देखो, अभी रिकॉल करो इलेक्ट्रोलिसिस को। किसको रिकॉल करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस को। तो जो इलेक्ट्रोलिसिस है, तो इलेक्ट्रोलिसिस में जो मेटल है, क्या है? मेटल, वो कहाँ पे ऐड हो गया था, कहाँ पे जमा हो गया था, ठीक है। मेटल जमा हो गया था कैथोड पे, है ना, नीचे जाके बैठ गया था। तो वो जो कैथोड पे जमा हो गया है मेटल, तो वो यही कह रहा है कि वो मेटल का अमाउंट कितना होगा, उस मेटल का क्या होगा, अमाउंट कितना होगा, ठीक है। आपने बाहर से तो इलेक्ट्रिसिटी दे दी, फिर आपने NaCl जो इलेक्ट्रोलाइट था वो भी डाला हुआ था, मान लिया, वो भी आप अमाउंट में डालोगे ना। मैंने NaCl ले लिया भाई 10 ml 20 ml 30 ml, ठीक है, तो वो सोल्यूशन है, तो वो इतना ले लिया। फिर वो पूछ रहा है कि उसमें से Na कितना जमा हो गया, उस 10 ml में Na था जितना सारा जमा हो गया या कितना जमा हुआ। तो ये चीज़ देखनी है कि कोई भी मेटल कितने अमाउंट में जमा हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट किस में होती है? ग्राम में। उस अमाउंट को उसने लिखा W। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या है? वो बोलता है कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। बस इतना सा याद करना है कि फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है कि जो अमाउंट होती है, क्या, कि जो आपकी अमाउंट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपके करंट के ऊपर। और करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? चार्ज के ऊपर। चार्ज, ठीक है, चार्ज किस में होता है? कूलम्ब में, ठीक है ना, कूलम्ब यूनिट होती है उसकी। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। फैराडे का फर्स्ट लॉ ये है कि द अमाउंट ऑफ आपका मेटल डिपॉजिटेड ऑन कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू इट। उसके अंदर से हमने इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास की है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब I, करंट कितना पास किया है, और करंट डिपेंड करता है Q पे। I क्या होता है? I का फॉर्मूला Q/T। तो इसलिए हमने इलेक्ट्रिक करंट लिखने के बजाय हमने चार्ज लिख लिया Q। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। ये फर्स्ट लॉ फैराडे है, ठीक है, या इसका इलेक्ट्रोलिसिस का फर्स्ट लॉ, कि द अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड ऑन कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। तो W इज इक्वल टू Q, और यहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा Z। क्या लिखेंगे? Z। तो इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इसका नाम है। अब ये कांस्टेंट एक क्या है? ये एक कांस्टेंट, ठीक है। अब बहुत बार बता चुका हूँ कि किसी भी कांस्टेंट को अगर डिफाइन करना तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे अगर Z को डिफाइन करना है तो W इज इक्वल टू क्या है? Z इंटू Q। तो Z का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? W/Q। अब Z को डिफाइन करना तो बताया था, जो बाकी चीज़ें रहेगी उन सब की अमाउंट क्या ले लो? 1 ले लेंगे। तो W 1 ले लेंगे। W की यूनिट क्या होती है? ग्राम। और Q क्या ले लेंगे? कूलम्ब। वो ले लेंगे 1, दोनों 1 ले लेंगे। तो जो Z की वैल्यू भी क्या आएगी? 1। तो आप 1Z को क्या कर सकते हो? खाली 1Z को क्या बोलेंगे? Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, उसको डिफाइन कर सकते हो
कि ये क्या है, ये वो है, वो अमाउंट है या वो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जो कितना वो होता है, मतलब डब्ल्यू जो कितना ले लिया हमने 1 और चार्ज कितना ले लिया हो 1, तो जो अमाउंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं। सिंपल सा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जेड को डिफाइन करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट कभी कभी डिफाइन करने आ जाते हैं तो उसकी डेफिनेशन बुक में से लिख लेंगे सारा, बुक में से, बुक है सबके पास, पीडीएफ बना के मैं भेज ही देता हूँ, ठीक है। तो ये था फैराडे का फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब इसके बाद आ गया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, वो कह रहा है कि आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, ठीक है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल था, पता नहीं ध्यान कहाँ है, चलो इसको ऊपर तो बना लेना, ठीक है। ये दो आपके क्या थे, सेल थे। अब इन दोनों सेलों में क्या हो गया कि इन दोनों सेल को आपस में जोड़ दिया, ठीक है, इन दोनों सेल को आपस में जोड़ दिया सीरीज में। किसमें जोड़ दिया, सीरीज में। दो अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक सेल थे, उन दोनों को किसमें जोड़ दिया, सीरीज में। और सीरीज में तो जोड़ दिया, साथ में उनको एक बैटरी से ही जोड़ दिया, एक ही बैटरी से, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अब ये बैटरी मान लो अकेला इसमें इलेक्ट्रिक करंट दे रही थी, ये बैटरी है इसमें इलेक्ट्रिक करंट दे रही थी, ठीक है। तो दोनों मेटल में जो दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उनमें अलग अलग अपना मेटल डिपॉजिट हो जाता, लेकिन अब आपने क्या किया, उन दोनों को उस बैटरी से जोड़ दिया, तो करंट तो दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि यहाँ पे जो मेटल डिपॉजिट होगा और यहाँ पे जो मेटल डिपॉजिट होगा वो कैसे पता चलेगा कि कितना डिपॉजिट हुआ है। तो वो तो हमें पता है कि हमने करंट से पता लगा लेंगे। अब करंट तो दोनों में क्या आ रहा है, लगभग सेम आ रहा है ना, क्योंकि करंट जब सीरीज में, याद करो उसमें 10th क्लास में तो नहीं पढ़ा है, ठीक है, कि जो करंट होता है, करंट मतलब आई, वो सेम रहता है सीरीज में। क्या रहता है, सेम सीरीज में, ठीक है। और जब आप पैरेलली जोड़ोगे किसी चीज को, ठीक है, पैरेलल जोड़ोगे तो क्या हो जाता है, एक यार आएगा, ठीक है, पैरेलल जोड़ोगे तो क्या हो जाता है, वोल्टेज सेम रहती है। क्या सेम रहती है, वोल्टेज मतलब वी, तो वहाँ पे करंट चेंज हो जाता है आई। लेकिन यहाँ पे तो सीरीज में जोड़ा हुआ है तो आई सेम रहेगा, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि यहाँ पे और जो यहाँ पे है, अब सिंपल सी बात है भाई, मान लिया मेरा 2 कूलाम चार्ज गया, अब 2 कूलाम चार्ज इसको मिला, 2 कूलाम इसको मिला, ठीक है। तो क्या दोनों का जो मास डिपॉजिट होगा वो सेम होगा क्या। ये मान लिया कोई AgNO3 है, ठीक है, ये मान लिया NaCl है, ठीक है। तो जो NaCl और AgNO3 में मेटल कौन है, Ag, NaCl में मेटल कौन है, Na। क्या Na और Ag की अमाउंट सेम हो जाएगी, क्योंकि करंट सेम जा रहा है, और हमने तो फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि जितना करंट उतना ही W, तो क्या दोनों का W सेम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। क्या कह रहा है वो कि जो यहाँ पे जो वेट डिपॉजिट होगा, क्या होगा, वेट डिपॉजिटेड किसी भी मेटल का वही बराबर होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के। किसके वेट के, इक्विवेलेंट वेट के। किसका इक्विवेलेंट वेट, जो भी आपने यूज किया है, क्या यूज किया है, आपने जो भी मेटल यूज किया तो उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला हमको पता ही है पहले से ही, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला याद किया था ना, कहाँ से, 11th क्लास में भी किया था। जब आप क्या निकालते हो, एक तो होता है मोलिकुलर वेट, ठीक है, मोलिकुलर मास, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास बाय एन फैक्टर, मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला पता है ना, ठीक है भाई। तो इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा उसका, जो मेटल का जो वेट डिपॉजिट होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा, ठीक है। अब ये तो था सिर्फ उसकी डेफिनेशन। अब उसके बाद क्या है कि एक फॉर्मूला है जो हम यहाँ पे इसमें सेकंड क्लास से बनाते हैं कि जेड और इक्विवेलेंट वेट में रिलेशन देख लेते हैं। तो जो जेड होता है, ठीक है, जो इसमें है, जो जेड होता है, उस जेड का एक फॉर्मूला हम बना लेते हैं। वो क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, जो भी इक्विवेलेंट वेट किसी भी सब्सटेंस का बाय 96500, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले को अगर हम चेंज कर दें, ठीक है, तो आप इक्विवेलेंट वेट का एक दूसरा फॉर्मूला बना सकते हो। ये तो फॉर्मूला हमने जो 11th में पढ़ा है। अगर आप इक्विवेलेंट वेट इस तरीके से नहीं निकालना चाहते, आपको ये देखना है कि इक्विवेलेंट वेट कितना डिपॉजिट होगा, तो यहाँ से जेड क्या होता है, जेड का फॉर्मूला क्या है, W/Q, और इक्विवेलेंट वेट बाय 96500। अभी के लिए याद करो 96500। ये क्यों आया है अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अभी मेरे को सिर्फ डेफिनेशन बतानी थी और थोड़ा सा समझाना था कि ला क्या बताते हैं।
न्यूमेरिकल्स में काम आएगा ये। तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या आ गया, ठीक है, W/Q इंटू 96500 क्या आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में। तो एक ये फॉर्मूला याद करना बेटा तुम्हें, ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला बेटा तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है, ये फॉर्मूला लेंथ का है। तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, ये फॉर्मूले याद हुए हमारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, पक्का न्यूमेरिकल आता है यहाँ से। अब इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद सिर्फ फॉर्मूले और कुछ नहीं करना। न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा तो पता चलेगा कि 96500 क्यों आया, इक्विवेलेंट वेट का क्या मतलब है। अभी बस तुम याद रखो कि फर्स्ट लॉ क्या बताता है और सेकंड लॉ क्या बताता है, और कुछ ज़्यादा ये सोचने की जरूरत नहीं कि कहाँ से आ गया क्या आ गया। फॉर्मूला याद करो, डेफिनेशन याद करो, बाकी पढ़ते हैं कल कि इसका क्या यूज है, ठीक है, कहाँ पे यूज है, 96500 कहाँ से आया, तो ये बात करेंगे कल, ठीक है भाई। चलो थैंक यू, पढ़ो यहाँ तक।